बहू, ओ बहू, नीचे आओ तीनों की तीनों। पता नहीं अपने कमरे में क्या कर रही है। सास की बात सुनकर तीनों ही बहू नीचे आती है और अपनी तीनों बहू को देखकर सुमित्रा भड़कते हुए कहती है, मैंने तुम तीनों से कहा था ना कि हॉल में जो वाज रखा है उनको वहां से हटा दो। और देखो वाज के पास कितनी मिट्टी है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? माफ करना मम्मी जी, हम वाज को हटाना भूल गए, लेकिन धूल मिट्टी तो बाहर से आई होगी क्योंकि हमने तो अच्छी से सफाई करी थी। धूल मिट्टी के हाथ पैर है जो खुद चलकर तुम्हारे घर में आ जाएगी? देखो मुझे घर में गंदगी जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मेरे आने से पहले इसे साफ कर देना, क्योंकि मैं अपनी सहेलियों के साथ उनके घर जा रही हूँ एक छोटी सी पार्टी करने के लिए। उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस तरह तीनों ही बहू अपना सिर हिलाती है। दरअसल सुमित्रा देवी बहुत ही अमीर थी और उसके शौक भी काफी अमीरों वाले थे। और तो और वो अपने घर की तीनों बहुएं भी ऊंचे घराने से लेकर आई थी। जहां सुमित्रा इतनी अमीर और स्वाभाविक औरत दिख रही थी, वो इतनी भी नहीं थी। भले ही वो ऊंचे घराने से थी, लेकिन उसकी सोच बहुत ही रूढ़िवादी थी। वो अपनी बहुओं को आए दिन कोई ना कोई काम ऐसा दे देती जिससे उनकी बहू का पारा हाई हो जाए। थोड़ी देर बाद सुमित्रा वहां से चली जाती है और उसकी बहू भी अपने काम में लग जाती है। और जब सुमित्रा अपनी सहेलियों के पास जाती है तो वही अपनी अमीर के किस्से बताने लगती है। अब क्या बताऊं तुम्हें, मेरे बेटे प्रतीक ने तो परसों ही नई गाड़ी निकलवाई है, पूरे 50 लाख की है। हमने तो उसे बोला था जो गाड़ी पसंद हो ले ले, आखिर हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। ये बात तुमने 100 आने सही कही बहन। तुम्हें तो भगवान ने और लक्ष्मी माँ ने झोली भर भर कर पैसा दिया है। सच में तुम्हारा घर सर्वगुण संपन्न है। पहले तो 3 लक्ष्मी जैसी बहू है और ऊपर से हर चीज की सहूलियत। कुंती ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी नौकरानी उसके पास आती है और चाय नाश्ता रख देती है। देख रही हो मेरी नौकरानी कितनी अच्छी है, बिना कुछ कहे वो खुद ही नाश्ता पानी रखकर चली गई। तुम्हें पता है मैंने इसको ये तक नहीं बताया कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो। बात तो सही है कुंती बहन, पर जब इतनी संस्कारी तुम्हारी नौकरानी है तो जरूर इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी, क्योंकि मैं अपनी नौकरानी को 25,000 महीना देती हूँ। अरे तो 25,000 देती है तो मैं इसे 30,000 महीना देती हूँ। तभी तो बिना कुछ कहे सारे काम अपने आप हो जाते हैं। और कभी कभी मैं इसे 30,000 के ऊपर भी बोनस दे देती हूँ। सोचा अब एक नौकरानी को महीने के 40-45,000 मिलेंगे तो वो क्यों ही किसी और के घर जाएगी। वैसे सुमित्रा, तुम अपने घर में अपनी नौकरानी को कितना रुपया देती हो? अरे मुझे तो पैसे देने की जरूरत ही नहीं है बहन, क्योंकि मेरी तीनों बहुएं हैं ना घर संभालने के लिए। जब घर में 3 बहुएं हैं तो क्या जरूरत है मुझे नौकरानी रखने की। सुमित्रा की ऐसी बातें सुनकर कुंती और निशा दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सहेली के नेचर के बारे में बखूबी पता था। लेकिन फिर भी उसकी सहेली कहती है, ये तो सिर्फ कहने की बात है बहन। अपने घर की बहू से नौकरों की जैसा व्यवहार करना भी तो गलत होता है ना। नौकरानियां तो हर घर में होनी ही चाहिए। अरे नौकर चोरी कर ले और आजकल तो पता नहीं क्या क्या कांड कर देते हैं। मुझे तो मेरी बहुओं से ही काम करवाना अच्छा लगता है। अब घर में 3 बहुएं मिलकर एक घर को तो संभाल ही सकती है। सुमित्रा की बात सुनकर उसकी सभी सहेलियां चुप हो जाती है और उससे बहस नहीं करती। सुमित्रा को अपनी बहुओं को अपनी उंगलियों पर नचाना और उनसे सारा काम करवाना बहुत पसंद था। शाम के समय उसकी तीनों बहुएं प्रीति, काजल और सुमन उसके पास आती हैं। मम्मी जी, आज रात के खाने में क्या बनाना है? अगर आप बोले तो आलू मटर की सब्जी और साथ में थोड़ी खिचड़ी बना देती हूँ। पापा जी को हल्का खाना खाने की आदत है ना। क्या मैंने तुझे बोला खिचड़ी बनाने के लिए? मुझे तो यह समझ में नहीं आता, जब तुम तीनों बहुओं को सिर्फ काम करने के लिए और दिमाग ना चलाने के लिए बोला गया है, तो तुम लोग बेकार में अपना दिमाग चलाती क्यों हो? माफ करना मम्मी जी, दरअसल हमारा मतलब वो नहीं था। दीदी तो बस ये बोलना चाहती थी कि मटर पड़े पड़े खराब हो जाएंगे तो मटर ही बना लेते हैं। नहीं, आज मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो सभी लोग वही खाएंगे। एक काम करो, पनीर की सब्जी, खिचड़ी और साथ में पुलाव बना लो, बात खत्म। तीनों बहुएं सिर नीचे करके रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। वहीं काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, पता नहीं मम्मी जी को कौन सी परेशानी है, जब देखो हम पर गुस्सा करती रहती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तो हमें इन चीजों की आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि मम्मी जी बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। लेकिन अब हमें बदलने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हम इस घर की कामवाली हैं, तो हमें कामवाली की तरह ही रिएक्ट करना चाहिए।
अगर हम बहू की तरह रिएक्ट करने की जगह काम वाली की तरह रिएक्ट करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हम काम वाली नहीं बल्कि बहू हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो काजल, हमें ऐसा ही करना चाहिए, वरना मम्मी जी को कभी समझ में नहीं आएगा कि उन्हें हमें क्या इज्जत देनी चाहिए। अब ऐसा ही होता है, तीनों बहुएं अपना अपना काम बांट लेती हैं। एक बहू पूरे घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी लेती है, एक बहू खाना बनाने की जिम्मेदारी लेती है और एक बहू कपड़े और बर्तन की जिम्मेदारी लेती है। ऐसे ही तीनों बहुओं ने अपना काम बांट लिया था। एक सुबह सुमित्रा उन तीनों के पास आती है और कहती है, बहू अब तक झाड़ू नहीं लगी है, आखिर झाड़ू लगने में और कितनी देर लगेगी? पूरे घर में गंदा हो रखा है और ऊपर से बारिश का महीना है तो पैरों के छापे छपे हुए हैं। माँ जी, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मेरा काम खाना बनाने का है और मेरा काम घर के छापों को साफ करने का नहीं है। तो फिर आप ये काम जाकर सुमन दीदी को बोलिए। अब तक तो तुम तीनों साथ में मिलकर काम करती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि तुम तीनों ने अपना काम बांट लिया है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी। हम तीनों जब भी काम करती थी तो अब कोई ना कोई काम में कमी निकाल ही देती थी, इसलिए हम तीनों ने अपना काम बांट लिया है। अब हम तीनों अपना अपना काम करेंगी। मेरा काम खाना बनाने का है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर घर में गंदगी के दाग भी लग रहे हो। ये तो पूरी तरह से गलत है। अगर तुम लोग घर के काम की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? आखिर तुम तीनों बहुओं को बराबर से काम करना चाहिए। तभी वहां पर सुमन आती है और कहती है, नहीं माँ जी, जब आपने हम तीनों को अपनी बहू ना समझकर नौकरानी ही समझ लिया है तो हम नौकरानी की तरह ही तो पेश आएंगे ना। नौकरानी का काम होता है अपने अपने हिस्से का काम करना, और आज से हम वही करेंगे। एक बहू झाड़ू लगाएगी, पोछा करेगी, और एक बहू घर की सफाई करेगी, तो एक बहू बर्तन और कपड़े करेगी, और एक बहू का काम होगा खाना बनाना। अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अरे यह किस तरह का बदलाव है? इस तरह तो परेशानी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके घर पर एक मेहमान का आना होता है। मेहमान सुबह के समय चाय की मांग करता है। तभी सुमित्रा अपनी बहू प्रीति से कहती है, देख क्या रही हो बहू, घर में मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए चाय लेकर आओ। आखिर कब तक मेहमान ऐसे ही इंतजार करते रहेगा? सुमित्रा जी, साथ में चाय के साथ वो क्रीम वाले बिस्कुट भी मंगवा देना, बहुत अच्छे लगते हैं। माफ करना माँ जी, मैं आपके लिए चाय नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि मेरा काम तो घर के कपड़े बर्तन करने का है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा सुमित्रा जी, आपने अपने घर के सारे काम बांटे हुए हैं? मुझे नहीं पता था कि आपकी तीनों बहुएं इस तरह से मिल बांट के काम करती है, कि घर के काम को भी आपस में बिल्कुल अलग अलग बांट लेती है। थोड़ी देर में मेहमान सुमित्रा से नाराज होकर चला जाता है। सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, मुझे नहीं पता था बहू कि तुम इस तरह से मेहमानों के आगे मेरी नाक कटवा दोगी। मुझसे अगर कोई भी गलती हुई है तो मुझे उसके लिए माफ कर दो। माँ जी, ये तो सब आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने मैं नौकरानी की तरह समझा। एक नौकरानी का काम होता है अपने दिए हुए फर्ज को पूरा करना, लेकिन हम तो इस घर की बहू हैं, हमारा काम तो इस पूरे घर का है। माँ जी, हम जब से इस घर में आए हैं, हमने इस घर को अपना घर समझ के काम किया है। अगर फिर भी हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं बहू, गलती तो मुझसे हुई है, जो कि मैं तुम्हें इस घर की नौकरानी समझ बैठी। मुझे सच में दिल से माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इस घर की पूरी तरह से बहुएं हो और मैं तुम्हारी मदद के लिए काम वाली भी लगा दूंगी। फिर तो बहुत अच्छा होगा माँ जी, अगर आप हमारे लिए काम वाली लगा देंगी तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तभी घर में कुंती का आना होता है, जो कि उनकी सारी बातें सुन लेती है और कहती है, तू तो बोलती थी ना सुमित्रा, तू कभी भी अपने घर की बहुओं के लिए नौकरानी नहीं लगाएगी, लेकिन अब तू नौकरानी रख रही है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? नौकर सिर पर चढ़ जाएंगे, ऐसा तेरा ही तो कहना था। मेरा कहना गलत था कुंती। घर में बहू की मदद करवाने के लिए नौकरानी का होना जरूरी है, ताकि उनका काम थोड़ा आसान हो सके और उन्हें भी थोड़ा आराम मिले। अब ये तूने बिल्कुल ठीक बोला। वैसे सच कहूं तो मुझे तेरी बात ठीक लगी थी, जिस कारण मैंने भी नौकरानी हटा दी थी। लेकिन आज जब तेरा बदला हुआ रूप देखा तो मुझे भी लगा कि सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि पूरा घर संभला होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं आज तक अपनी बहुओं को घर की नौकरानी समझती रही, लेकिन अब मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और उनकी देखभाल भी करूंगी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और सुमित्रा अपने घर वालों का और अपने घर की बहुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही उनके घर एक कंचन नाम की नौकरानी काम करने के लिए आने लगती है और सुमित्रा कंचन से कहती है, कंचन, सुन मेरी बात ध्यान से।
तुम इस घर की नौकरानी हो और तुम्हारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि बहुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अरे मैडम जी, क्यों फिक्र करती हैं? मैं घर की बहुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगी और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखूंगी। मेरी ही गलती है कंचन, जो आज तक मैं अपनी बहुओं को परेशान करती रही और उन्हें इस घर की नौकरानी समझती रही। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये बदलाव उन सब लोगों की जिंदगी में लेकर आऊं। मेरे घर में भी ऐसा ही था माँ जी। मेरी सास मुझे मेरे घर की नौकरानी समझती थी, लेकिन जब मैंने बाहर जाकर काम किया और उसके बदले में मुझे पैसे मिलने लगे, तो मैंने अपनी सास को सीधा जवाब दे दिया कि जब मैं बाहर जाकर काम करती हूँ तो मुझे 15,000 रुपये महीने के मिलते हैं, तब तो मुझे इस घर में वही इज्जत मिलनी चाहिए जो कि 15,000 रुपये कमाने वाले को मिलती है। मेरी ही गलती है कि मैंने आज तक अपनी घर की बहुओं को अपने घर की नौकरानी समझा और उनसे इतना काम करवाया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ तुम इस घर की पूरी जिम्मेदारी संभालो और उन्हें कभी किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ऐसा ही होता है। सुमित्रा की लाई हुई नौकरानी कंचन घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और उसके बाद में सुमन, प्रीति और काजल की जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उन्हें अपने लिए भी समय निकालने का मौका मिल जाता है और सुमित्रा को भी पुरानी सोच से आजादी मिल जाती है और वो अपने घर के बाकी सारे कामों पर, अपने दोस्तों पर और अपनी खुद की जिंदगी पर पूरी तरह से ध्यान देने लगती है। सुनीता सुबह सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और नहा धोकर रसोई में चाय बनाती है और हॉल में लाकर अपनी सास ससुर को देती है। तभी कमरे से बाहर निकलकर देवर अमित सुनीता से कहता है, भाभी आज सुबह सुबह मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे आज नाश्ते में बढ़िया सा सैंडविच बना देना। ठीक है अमित। सुनीता वापस रसोई में जाती है। वो ब्रेड के स्लाइस निकालती है और सैंडविच के लिए उबले आलू और सब्जियां मैश करने लगती है। तभी उसका पति रमेश भी रसोई के दरवाजे पर आकर, सुनीता, आज मेरे लिए नाश्ते और टिफिन में जीरा राइस और दाल बना देना, मैं टिफिन में वही लेकर जाऊंगा। ठीक है, आप भी तैयार हो जाइए, मैं बना देती हूँ। सुनीता तेजी से हाथ चलाने लगती है। वो तवे पर सैंडविच सेकती है, कुकर में जीरा राइस चढ़ाती है और दूसरी तरफ दाल में तड़का लगाती है। वो नाश्ता और टिफिन तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए, रमेश जी, ये आपका जीरा राइस और दाल का टिफिन है और अमित, ये तुम्हारा सैंडविच का नाश्ता और टिफिन। शुक्रिया सुनीता, तुमने इतनी जल्दी सब तैयार कर दिया। अब मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा। वाह भाभी, सैंडविच की खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। टिफिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। रमेश और अमित अपने टिफिन बैग में रखकर चले जाते हैं। सुनीता राहत की सांस लेती है। इसके बाद सुनीता सारे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में ले जाकर साफ करती है और फिर झाड़ू पोछा लगाती है। फिर रसोई के डब्बे को साफ करती है। तभी कौशल्या वहां आकर, बहू देखो रसोई कितना गंदा है, इसे साफ कर लिया करो कभी समय पर। माँ जी, सुबह से सबके लिए नाश्ता और टिफिन बनाया था, उसी वजह से फैला हुआ था। मैं सुबह से ही तो इसे साफ करने में लगी हुई हूँ। बहाने मत बनाओ बहू, घर की रसोई हमेशा चमचमाती रहनी चाहिए। काम जल्दी जल्दी हाथ चलाकर निपटाया करो। कौशल्या इतना कहकर हॉल की तरफ चली जाती है और सुनीता काम में लग जाती है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। हॉल से ससुर रामनाथ आवाज देते हुए, बहू अब तक खाना नहीं बनाया, दोपहर का 1 बज गया है। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या कर रही हो इतनी देर से? उधर रसोई में सुनीता तेजी से चावल पकाती है और गरम गरम दाल बाउल में निकालती है। वो थालियों में दाल, चावल, रोटी और सब्जी सजाकर हॉल में लेकर आती है और सबको थाली परोसती है। रामनाथ अपनी थाली में से दाल चावल देखकर मुंह बनाते हुए, बहू ऐसे दाल चावल बनाकर लाई हो, न दाल में सही तड़का है और न ही चावल ठीक से पके हैं। इतना समय लगाने के बाद भी ऐसा खाना बनाया है। देखिए पापा जी, मैं सुबह से उठते ही रसोई में लग जाती हूँ और पूरा दिन रसोई में ही बीत जाता है मेरा। ऊपर से आप सब ऐसे शिकायत कर रहे हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई बहू? हर घर की बहू रसोई संभालती ही है। कौशल्या भाभी बहू सही कह रही है। सुबह से बेचारी अकेले ही पूरे घर का काम निपटा रही है। अब तुम सब शिकायत करना बंद करो और शांत होकर चुपचाप खा लो। हाँ भाभी, बेचारी अकेले कितना करेगी। ठीक है, अब शांत हो जाओ सब, खा लेते हम चुपचाप। सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। समय बीतता है और सुनीता की जिंदगी इसी तरह सुबह से रात तक अकेले रसोई और घर के कामों में पिसते हुए बीत रही है।
एक शाम पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तब कौशल्या, बहू एक काम करो, मेरे लिए जरा जग से पानी लाकर गिलास में दे दो। बेहद थकान की वजह से सुनीता धीरे धीरे अपनी कमर पर हाथ रखकर उठने की कोशिश करती है। भाभी कितना धीरे धीरे काम करती हो आप, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। यहाँ माँ कब से पानी मांग रही है। बस देवर जी, मेरे 2 ही हाथ हैं और मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर या मशीन नहीं हूँ। मैं पूरा दिन घर का अकेले काम करती रहती हूँ और थोड़ा थक गई तो आप ऐसा बोल रहे हो। अगर आपको इतना ही है तो अपने लिए पत्नी ले आओ जो आपका काम कर सके और घर संभाल सके। बहू, तुम बात बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? छोटे से काम पर इतना बड़ा बवंडर खड़ा करने की क्या जरूरत है? कौशल्या बहू गुस्सा नहीं कर रही है, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। अकेला इंसान आखिर कितना काम करेगा। पूरा घर, किचन और हम सबकी खातिरदारी अकेले इसी के सर पर है। तो फिर एक काम करते हैं, हम सब मिलकर छोटे भाई अमित की शादी कर देते हैं। घर में नई बहू आ जाएगी तो काम भी बढ़ जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है। अमित भी अब शादी के लायक हो गया है। घर में छोटी बहू आएगी तो रौनक भी बढ़ जाएगी। हाँ भाभी, अब अमित के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। इसके बाद परिवार वाले अमित के लिए लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं और धूमधाम से अमित और सुमन की शादी संपन्न होती है। सुमन विदा होकर घर आती है। अगले दिन उसकी मुंह दिखाई की रस्म और पहली रसोई की रस्म होती है, जहां सब उसे आशीर्वाद और उपहार देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद एक दिन रसोई में सब्जी चलाते हुए सुनीता अपने आप, मैंने तो सोचा था कि देवरानी आ जाएगी तो रसोई में मेरा थोड़ा हाथ बटाएगी, मुझे राहत मिलेगी, लेकिन वो तो अभी तक सो रही है महारानी की तरह। तभी कौशल्या मुस्कुराती हुई रसोई में आती है और सुनीता की बातें सुनकर, अरे बहू, अभी अभी तो शादी करके आई है तो थोड़ा सोने दे उसे। कुछ दिनों बाद खुद ही रसोई में तेरा हाथ बटाएगी, इतनी उतावली क्यों हो रही है? माँ जी, उतावली नहीं हो रही हूँ, बस उम्मीद थी कि अब मुझे अकेला काम नहीं करना पड़ेगा। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 दिन की बात है, फिर वही संभालेगी सब। तू नाश्ता तैयार कर। थोड़ी देर बाद सुनीता नाश्ता लगाती है। रमेश और अमित तैयार होकर हॉल में आते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने अपने टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी नई देवरानी सुमन अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो नाश्ते की प्लेट उठाती है और बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे की तरफ वापस चली जाती है। सुनीता रसोई के दरवाजे से ये सब देखकर मन ही मन, हद हो गई, नाश्ता लिया और सीधे कमरे में बंद हो गई, ना किसी से बात ना काम में मदद। सुनीता भारी मन से टेबल से जूठे बर्तन उठाती है, सिंक में डालकर उन्हें साफ करती है। फिर पूरे घर का काम निपटा कर अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। दोपहर का समय होता है। सुनीता अपने कमरे से उठकर दोपहर का खाना बनाने रसोई में आती है। वो खाना बनाते बनाते बड़बड़ा रही है, देवरानी सुबह अपने कमरे से निकली थी, नाश्ता लेकर अपने कमरे में वापस चली गई और अभी तक कमरे में ही बंद है। पता नहीं कमरे में क्या कर रही है पूरा दिन। सुनीता दाल, चावल और सब्जी बनाकर तैयार करती है और गर्मा गर्म बर्तन हॉल में डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है। तभी कौशल्या छोटी बहू को आवाज लगाते हुए, छोटी बहू, बाहर आके खाना खा लो, कब से अपने कमरे में ही बंद रही होगी, आओ बेटा। देवरानी सुमन अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वो अपनी थाली में खाना परोसकर थाली लेकर वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगती है। तब सुनीता, देवरानी, अपने कमरे में अकेली क्यों जा रही हो? यहाँ हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाओ ना। मुझे सब लोगों के साथ बैठकर खाना खाने में बहुत शर्म आ रही है जेठानी जी, मैं कमरे में ही ठीक हूँ। अरे ठीक है बहू, अगर शर्म आ रही है तो जाने दो, नई नई बहू है, उसे अपने कमरे में ही खाना ले जाने दो। सुमन थाली लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। देवरानी सुमन पूरे दिन अपने कमरे में ही घुसी रहती है और हर बार खाना अपने कमरे में ही ले जाकर खाती है। बड़ी बहू सुनीता बेचारी पहले की तरह ही अकेली पूरी रसोई और घर का काम संभालती रहती। एक दिन शाम के समय अमित ऑफिस वापस आकर हॉल में बैठी सुनीता से, भाभी आज मेरे लिए राजमा चावल बना देना। देवर जी, अब तक तो आप मुझसे ही कहते थे खाना बनाने को, तो आज देवरानी से कहो ना, वो बनाएगी आपके लिए राजमा चावल। तभी देवरानी सुमन अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है और सुनीता की बात सुनकर गुस्सा करते हुए, मुझे राजमा चावल नहीं बनाने आते, जेठानी जी आप ही बना दो ना। देवरानी जी, इतने दिनों बाद तो आप कमरे से बाहर निकली हो और ऊपर से ऐसा बोल रही हो कि काम नहीं आता। कौशल्या सोफे पर बैठी सब सुन रही होती है। वो बीच में बोल पड़ती है,
अरे बहू, तू बना देगी तो कौन सा तेरे हाथ खिंच जाएंगे, छोटी को नहीं आता तो सीख जाएगी धीरे धीरे। कौशल्या की बात सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सुनीता देखती है कि देवरानी के आने के बाद सुनीता का काम घटने की बजाय और बढ़ गया है। एक दिन सुबह सुबह सुनीता हॉल में झाड़ू लगा रही होती है, तभी सास कौशल्या और ससुर रामनाथ अपने कमरे से बाहर निकलते हुए। बहू, आज मौसम बड़ा सुहावना है। आज तो तुम नाश्ते में गर्मा गर्म समोसे बना देना हमारे लिए। हाँ बहू, समोसे के साथ तीखी चटनी भी जरूर बनाना। तभी देवर अमित भी अपने कमरे से बाहर आकर। हाँ भाभी, आज तो मेरा मन भी कचौड़ी खाने का हो रहा है, तो समोसे के साथ कचौड़ियाँ भी बना देना। सुनीता के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में झाड़ू को जमीन पर जोर से पटकते हुए, बस बहुत हो गया, अब मैं अकेली रसोई नहीं संभालूंगी, और देवरानी को भी बोलो कि वो रसोई संभाले। अरे बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? वो दिन भर कमरे में बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है। बस आप लोग सब लोग मुझे ही हुक्म और ऑर्डर देते रहते हो। मुझसे अब अकेले ये सब नहीं होगा। सुनीता इतना बोलकर पैर पटकती हुई रसोई में चली जाती है। वो गुस्से में केवल चाय बनाती है और सब लोगों को लाकर देती है। कुछ देर बाद सुमन अपने कमरे से बाहर आकर, जेठानी जी, आज नाश्ता नहीं बनाया क्या आपने? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बहुत हो गया देवरानी, अगर तुम्हें खाना है तो खुद बनाकर खाओ, मेरे भरोसे मत रहो। तुम अकेली नहीं हो इस घर में, मेरी तरह तुम भी इस घर की बहू हो। घर के कामों में तुम्हें मेरा हाथ बटाना ही पड़ेगा। जेठानी जी, ये क्या बात हुई? मैं यहाँ काम करवाने नहीं आई हूँ, बल्कि बहू बनकर आई हूँ। कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मैं आपके इशारों पर काम करूँ। मैं भी कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ और इस घर में बहू बनकर ही आई थी। लेकिन परिवार संभालना मेरी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी भी। तुम इस तरह जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। मुझसे नहीं होता काम, और मैं यहाँ काम करने बिल्कुल नहीं आई हूँ। अगर ऐसा ही था तो मुझे शादी से पहले बता देते कि मुझसे काम करवाओगे, तो मैं यहाँ शादी ही नहीं करती। तो सुन लो, मैं भी आज के बाद अकेले पूरी रसोई नहीं संभालूंगी। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सुनीता चाय लाकर अपनी सास ससुर को देते हुए, मम्मी जी, पापा जी, लीजिए चाय पी लीजिए। देख लिया ना तूने बहू, जब से ये छोटी बहू आई है घर का चैन अमन सब छिन गया है। कौशल्या, अब सुबह सुबह ताने मत मारो। दोनों बहुओं को समझाओ कि मिलजुल कर घर संभालें। तभी सुमन अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो सीधे रसोई की तरफ जाती है और अपने लिए चाय बनाकर बाहर आ जाती है। सुनीता उसे देखकर, देवरानी, अपने लिए नाश्ता भी खुद ही बना लेना। आज से मैं तुम्हारे लिए कोई नाश्ता या खाना नहीं बनाऊंगी। जेठानी जी, मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने और अपने पति के लिए खुद बना सकती हूँ। तुम दोनों ने तो हद कर दी है, अब क्या रसोई में भी महाभारत होगी? माँ जी, मैंने इतने सालों तक अकेले पूरी रसोई संभाली, कभी शिकायत नहीं की। लेकिन अब जब घर में 2 बहुएं हैं तो काम भी बराबर बटेगा। मैं यहाँ किसी की दासी बनकर नहीं आई हूँ। मेरी माँ ने मुझे साफ कहा था कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। बहुत हुआ तुम दोनों का, अब मैं तुम दोनों का काम बांट दूंगी। तुम दोनों मिलकर खाना बनाना। दोपहर के समय रसोई में दोनों बहुएं आमने सामने खड़ी है। एक तरफ सुनीता अपने पति और सास ससुर के लिए खाना बना रही है, और दूसरी तरफ सुमन सिर्फ अपने और अपने पति अमित के लिए। देख लो माँ जी, आज से रसोई अलग हो गई है। अब से छोटी बहू अपना अलग खाना बनाएगी और हम अपना। सुमन गैस चूल्हे पर दाल चावल चढ़ाती है। शाम को रमेश और अमित ऑफिस से वापस आते हैं। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। सुनीता अपने पति रमेश को गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां और स्वादिष्ट पनीर की सब्जी परोसती है। दूसरी तरफ सुमन अपने पति अमित के सामने जली हुई दाल और कच्चे चावल रखती है। वाह सुनीता, आज तो छोले भटूरे और सब्जी बड़ी जबरदस्त बनी है। खाकर दिल खुश हो गया। ये क्या है सुमन, चावल एकदम कच्चे और दाल पूरी जली हुई है, इसमें से बदबू आ रही है। तो क्या हुआ, मुझे जैसा बनाना आता है वैसा ही बनाऊंगी ना, मैं कोई शेफ थोड़ी ही हूँ। लेकिन रोज रोज ऐसा घटिया खाना कौन खाएगा? भाभी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है और तुम एक दाल चावल भी ढंग से नहीं बना सकती। देखा रामनाथ जी, छोटी बहू की वजह से मेरा बेटा कितना परेशान हो रहा है। अब जो बोया है वही काटो। जब तक घर में एकता नहीं होगी ऐसा ही चलेगा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। घर में अलग अलग रसोई चल रही है। महीने के अंत में जब अमित की सैलरी आती है तो वो घर का हिसाब लगाकर चौंकते हुए, सुमन, ये क्या है? इस महीने हमारी सैलरी में से 1 रुपया भी नहीं बचा। सारे पैसे राशन और गैस में कैसे उड़ गए?
मुझे क्या पता, जैसे पहले रसोई चलती थी मैं भी वैसे ही सामान लाती हूँ। जो जेठानी जी लाती हैं वही मैं भी खरीदती हूँ। तभी रमेश अपनी जेब से पैसे निकालकर सुनीता को देते हुए, वाह सुनीता, तुमने इस महीने भी रसोई का पूरा खर्चा संभाल लिया और ऊपर से 3,000 रुपए की बचत भी कर ली। भैया ये कैसे हो सकता है? पहले जब पूरी रसोई एक साथ चलती थी तब मेरा इतना खर्चा नहीं होता था। अब अलग रसोई होते ही मेरी जेब खाली हो गई। देवर जी, पत्नी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उसे इतना सर पर नहीं बैठाना चाहिए कि घर का बजट ही बिगड़ जाए। एक परिवार में मिलकर रहने से खर्चे बढ़ जाते हैं, जो आपकी पत्नी समझना नहीं चाहती। जेठानी जी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। हाँ हाँ बहू, तुम्हें सब पता है, इसीलिए तो तुम्हारे पति की जेब खाली हो गई। कुछ दिन बाद रात के समय सुनीता अपने कानों में सोने के नए झुमके पहनकर हॉल से गुजरती है। सुमन ये देखकर अमित के पास जाती है और, सुनिए जी, जेठानी जी सोने के नए झुमके लेकर आई हैं। मुझे भी वैसे ही झुमके चाहिए, कल ही ले चलो बाजार। क्या कहा? झुमके चाहिए? तुम्हारे पास राशन के पैसे नहीं बचे और तुम्हें सोने के झुमके चाहिए? आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? जेठानी जी के पास पैसे कहाँ से आए? क्योंकि भाभी को बचत करना आता है। वो सलीके से रसोई चलाती है और पैसे बचाती है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा 1 रुपया नहीं बचता। अगर तुम्हें झुमके चाहिए तो पहले जाकर भाभी से माफी मांगो और रसोई एक करो। मैं जो चाहे हो जाए, रसोई एक करके नहीं रहूंगी। मेरी माँ ने कहा है कि अगर ससुराल में खुश रहना है तो रसोई अलग ही रखनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। सुनीता अपना और अपने पति के साथ साथ ससुर का खाना बनाती है, जबकि देवरानी सुमन केवल अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है। एक दिन सुबह सुनीता अपना बैग लेकर हॉल में आते हुए, मम्मी जी, पापा जी, हम दोनों 3-4 दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। अब कुछ दिन घर और रसोई छोटी बहू को ही संभालनी पड़ेगी। अरे बहू, तू चली जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा? ये तो चाय का कप भी ढंग से नहीं धोती। चिंता मत कीजिए माँ, अब जब घर में 2 बहुएं हैं तो इसे भी तो काम का एहसास होना चाहिए। जेठानी सुनीता और रमेश ट्रिप के लिए घर से निकल जाते हैं। देवरानी सुमन घर में अकेली रह जाती है। जेठानी के जाने के बाद सुमन अकेली पड़ जाती है। पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा और रसोई का पूरा काम अब उसके अकेले के सिर आ जाता है। वो दोपहर में झाड़ू लगाते लगाते थक कर चूर हो जाती है। हे भगवान, इतना बड़ा घर, जेठानी जी अकेले ये सब कैसे संभालती थी? मेरी तो कमर ही टूट गई। इसके बाद सुमन शाम को रसोई में खाना बनाने जाती है। वो डिब्बे खोलती है तो देखती है कि तेल, मसाले, आटा और सब्जियां खत्म हो चुके हैं। ये क्या, सब्जियां तो खत्म हो गई और मसाले भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं। मैं तो उतना ही सामान मंगवाती थी जितना जेठानी जी मंगवाती थी, फिर मेरा सामान हमेशा कम क्यों पड़ जाता है? तभी सुमन को समझ आता है कि पहले जब वे साथ काम करती थी तो जेठानी सुनीता चुपके से अपने हिस्से के मसाले, आटा और सब्जियां सुमन की तरफ मिला देती थी, ताकि देवरानी का सामान कम न पड़े और देवर का खर्चा न बढ़े। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। जेठानी जी अपनी तरफ से मेरे हिस्से का काम और सामान संभालती थी ताकि मेरा घर न बिगड़े, और मैं उन्हें ही ताने देती रही। 3 दिन बाद शाम के समय जेठानी सुनीता और रमेश ट्रिप से घर वापस लौटते हैं। वे जैसे ही हॉल में आते हैं, सुमन उन्हें देखकर, जेठानी जी, आप आ गई। आइए बैठिए, मैं आपके लिए और मम्मी जी, पापा जी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। अरे, आज ये सूरज कहाँ से उग गया? छोटी बहू खुद सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर ला रही है। हाँ कौशल्या, ये तो बड़ा अजूबा हो गया। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मायके वालों की बातों में आकर मैंने अपनी अलग रसोई कर ली थी, लेकिन आपके जाने के बाद जब मैंने अकेले पूरी रसोई और घर संभाला, तब मुझे समझ आया कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभालती थी। अरे सुमन, रो मत, अब तो तुम्हें समझ आ गया ना? सुमन आगे बढ़कर अपनी जेठानी सुनीता को गले लगाते हुए, मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, आज के बाद हमारी रसोई एक ही रहेगी। हम दोनों मिलकर पूरा घर और रसोई संभालेंगे। चलो, देर से ही सही तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। सास कौशल्या और ससुर रामनाथ ये देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ बढ़ती है और पूरा परिवार एक साथ हंसता खिलखिलाता नजर आता है।